जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ चेयरमैन ने कंफर्म किया कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का तीसरा ट्रायल जल्द ही होगा। भारत और किर्गिस्तान के स्पेशल फोर्सेस कंडक्ट करेंगी जॉइंट एक्सरसाइज। फ्यूल स्विच में आए डिफेक्ट के कारण एयर इंडिया की फ्लाइट को किया गया है ग्राउंडेड। और भारत के सिस्टम्स के साथ सुखोई Su-57 F-35 को भी करेगा बीट। आज ANI के साथ एक इंटरेक्शन में डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने डीआरडीओ की भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए कहा कि हमारा फोकस है एरो इंजन्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। हम कई सारी डीप टेक टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहे हैं जो कि हमारे सभी सिस्टम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। हम क्वांटम टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज, एडवांस्ड मटेरियल्स और ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो किसी भी सिस्टम के साथ जा सकती हैं, जो कि हम विकसित करेंगे। जबकि कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर डीआरडीओ चेयरमैन का कहना था कि जो कावेरी इंजन है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में LCA के लिए रिक्वायर्ड थ्रस्ट को डिलीवर नहीं करता है, लेकिन ये इंजन अभी भी अच्छे से काम कर रहा है और ये 72 किलोन्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि LCA के लिए तो करीब 83 से 85 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन चाहिए और इसलिए भारत का जो कावेरी इंजन है उसे LCA में तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके डेरिवेटिव को अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाएगा और बिना आफ्टर बर्नर के जो कावेरी इंजन है वो अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होगा। वहीं इसके अलावा उन्होंने भारत की लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी बात करी, जिसमें उनका कहना था कि हमने इसके 2 डेवलपमेंटल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा डेवलपमेंटल ट्रायल्स जल्द ही किया जाएगा और जैसे ये ट्रायल्स कंप्लीट होंगे फिर हम इसे यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स के लिए ऑफर करेंगे और उसके बाद ये मिसाइल्स इंडक्ट होंगी। और उन्होंने इस बात पर पूरा विश्वास दिखाया है कि जो सिस्टम है ये हमारे सर्विसेज के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वे इसी सेम मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन पर भी काम कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल अभी वो एंटीशिप वाले वेरिएंट की तुलना में अर्ली स्टेज में है और इसके अलावा डीआरडीओ के इसी के एयर लॉन्च वर्जन को विकसित करने की भी योजना है। ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि भारतीय वायुसेना की जो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है तो वो सिंगापुर एयर शो 2026 में पार्टिसिपेट कर रही है और इस एयर शो में वे अपनी प्रिसिशन फ्लाइंग, क्लोज फॉर्मेशन मनूवर्स, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशंस इन सभी को डिस्प्ले करेंगे। वहीं इसके अलावा भारत और किर्गिस्तान की जो आर्मीज़ हैं वो अपनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर के 13वें एडिशन को आयोजित करने के लिए तैयार है, जिसे असम के मिसामारी में 4 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और इसमें दोनों देशों की आर्मीज़ की स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें वे अपने बीच के तालमेल को बढ़ाने पर फोकस करेंगी और साथ ही अर्बन वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म सिनेरियोज में जॉइंट ऑपरेशंस पर भी फोकस करेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से भारत के डिफेंस PSU यंत्र इंडिया लिमिटेड के लिए मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस अप्रूव किया गया है। बाकी हाल ही के वर्षों में इस डिफेंस PSU की एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात करें इनके एक्सपोर्ट की तो इनका एक्सपोर्ट जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में बिल्कुल ज़ीरो था, तो वही बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 321.77 करोड़ रुपीस तक पहुंचा था। और यंत्र इंडिया लिमिटेड जो मेजर प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें शामिल है कार्बन फाइबर के कंपोजिट्स, मीडियम और लार्ज कैलिबर एम्यूनेशन के लिए असेंबली प्रोडक्ट्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, मेन बैटल टैंक्स तो इन सभी के असेंबली प्रोडक्ट्स, ग्लास कंपोजिट्स, एल्यूमिनियम एलॉयज और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स। और ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 के स्टेटस मिलने का मतलब ये है कि अब ये यंत्र इंडिया लिमिटेड लगभग 500 करोड़ रुपीस तक बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के नए प्रोजेक्ट्स, मॉडर्नाइजेशंस और इक्विपमेंट की खरीद तो इन सभी चीज़ों में खर्च कर सकती है। सीधे सीधे कहा जाए तो इससे कंपनी को और भी अधिक फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिलती है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आर्मेनिया की 4 दिन के ऑफिशियल विजिट पर हैं और उनके इस विजिट का उद्देश्य है भारत और आर्मेनिया के बायलैटरल डिफेंस इंगेजमेंट को और एडवांस करना और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कॉपरेशन को मजबूत करना। और अपने इसी विजिट के दौरान भारत के CDS आर्मेनियन आर्म फोर्सेस के कई सीनियर ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग कंडक्ट करेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आर्मेनिया उन कंट्रीज़ में आता है जिन्हें भारत ने अपने एडवांस्ड मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं, जिनमें स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, आकाश 1S एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स। और जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ATAGS और कुछ एंटी टैंक रॉकेट्स और एम्यूनेशन तो इनको लेकर भी आर्मेनिया के साथ डील हुई है। और इनके अलावा कुछ और डिफेंस सिस्टम्स भी हैं जिनको आर्मेनिया ने खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि आज एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड किया गया है। जब इस एयरक्राफ्ट के इंजन स्टार्टअप के दौरान जो इसका लेफ्ट फ्यूल कंट्रोल स्विच था तो वो रन पोजीशन से अपने आप कट ऑफ पोजीशन में मूव कर जा रहा था और ऐसा 2 बार हुआ। और एयर इंडिया की जो ये फ्लाइट है AI-132 ये हिथ्रो से बेंगलुरु के लिए शेड्यूल थी। और एयरलाइन के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि एयरक्राफ्ट के एक पायलट ने
बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विच में एक पॉसिबल डिफेक्ट को रिपोर्ट किया था और इस इनिशियल इन्फॉर्मेशन के बाद एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड किया गया है और OEMs के साथ मिलकर प्रायोरिटी बेसिस पर पायलट के जो भी कंसर्न्स थे उनको चेक किया गया है। और DGCA के निर्देश पर एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 787 एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को चेक किया था और उनमें कोई इशू नहीं पाया गया है। और वैसे आपको याद दिला दें कि जब पिछले साल 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 क्रैश हुई थी, जिसमें एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट ही शामिल था, जो कि अपने टेक ऑफ के केवल 32 सेकंड बाद ही BJ मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल ब्लॉक पर जाकर क्रैश हो गया था। और इस क्रैश में एयरक्राफ्ट में सवार केवल एक ही पैसेंजर सर्वाइव कर पाया था, बाकी इसमें सवार 12 क्रू मेंबर्स और 230 पैसेंजर्स की जान गई थी, जबकि ग्राउंड पर भी 19 लोगों की जान गई थी और 67 अदर्स घायल हुए थे। और शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि इस क्रैश का जो कारण था तो वो दोनों इंजन्स में फ्यूल का कट ऑफ हो जाना था। और ये भी तभी हुआ था जब लिफ्ट ऑफ के केवल 3 सेकंड के अंदर जो फ्यूल कंट्रोल स्विच था तो वो रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पर मूव कर गया था। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये सिमिलर सा केस आज एयर इंडिया की इस दूसरी फ्लाइट पर भी देखने को मिला है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये जो डिफेक्ट है समय रहते ही सामने आ गया। जेन्स.com की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के स्टेट ओन डिफेंस फर्म चाइना नेशनल प्रिसिशन मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि CPMIEC, तो इन्होंने कतर में आयोजित एक डिफेंस एग्जीबिशन में चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सर्विस में मौजूद 2 रडार्स के मॉडल्स को डिस्प्ले किया था। और चाइनीज़ कंपनी के ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि ये दोनों ही लॉन्ग रेंज की मोबाइल रडार्स हैं जिन्हें चाइना की PLA एयर डिफेंस के लिए ऑपरेट करती है। इसमें से एक रडार है JSG 400 जो कि एक सॉलिड स्टेट 3D S बैंड की रडार है और ये 2 से 4 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती है। और चाइनीज़ कंपनी के मुताबिक इस रडार को एयर टारगेट की लोकेशन इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए तैनात किया जाता है और ये 400 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज पर फाइटर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकती है। वहीं जो दूसरी रडार चाइना ने डिस्प्ले करी थी वो थी JPG 600 जो कि एक अर्ली मॉर्निंग अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की रडार है और ये 300 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती है और इसे एयर ब्रीदिंग टारगेट्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए तैनात किया जाता है। भारत की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI ने एक नेशन वाइड एंटी साइबर क्राइम ऑपरेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन साई स्ट्राइक। और इस ऑपरेशन का प्रमुख उद्देश्य है देश भर में ऑपरेट करने वाले साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें डिसमेंटल करना और उनके खिलाफ मुकदमा चलाना। और इसी ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर CBI ने 30 जनवरी को नई दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, तो इन जगहों पर करीब 35 लोकेशंस पर सर्च कंडक्ट करी थी। और इन सर्च ऑपरेशन के दौरान CBI ने नई दिल्ली से ऑपरेट करने वाले साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क को बस्ट किया था और इसी तरह से अन्य लोकेशंस पर भी इस तरह के नेटवर्क को बस्ट किया गया है और सर्च के दौरान कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी सीज किया गया है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है जिसमें रशियन डेप्यूटी PM की तरफ से बताया गया है कि EAEU यानी कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जिसमें 5 कंट्रीज आती हैं, रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान, कि ये यूनियन भी भारत के साथ एक फ्री ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत का निगोसिएशन का जो पहला राउंड है वो नवंबर में कंडक्ट किया गया था। और रशियन प्रेसिडेंट के मुताबिक EAEU के साथ भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भारत और रशिया के बीच कॉमर्शियल टाइज को और बूस्ट करेगा। अगर रही बात डिफेंस टाइज की, तो भारत और रशिया के बीच सुखोई Su-57E फाइटर्स की डील पर सक्रिय रूप से बातचीत जारी है। और जबकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुखोई Su-57 अगर भारत के सिस्टम्स के साथ कस्टमाइज़ किया जाता है तो ये कई सारे मायनों में F-35 को भी परफॉर्मेंस में बीट करने में सक्षम होगा, विशेष रूप से अगर Su-57 भारत के एवियोनिक्स और मिशन सॉफ्टवेयर के साथ पेयर होते हैं तो। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2011 में महाराष्ट्र में एक वॉर गेम एक्सरसाइज के दौरान हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर अतुल गर्जे और मेजर भानुचंद्र ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2007 में एरो इंडिया शो के रिहर्सल के दौरान ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर प्रिय शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1967 में 1 असम राइफल्स के राइफलमैन टेक बहादुर गुरुंग, 6 असम राइफल्स के राइफलमैन बिरखा बहादुर घाले और 2005 में 37 असम राइफल्स के हवलदार नरेंद्र सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि सबसे पहला रफाल फाइटर कौन से वर्ष में भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।